everyone, welcome to my channel Astrology, Sociology in its simplest form. This is Ashmita Nayak, your UGC Senior Sociology Educator. उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस किए हैं। उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रॉबर्ट किंग मर्टन को। अच्छा, रॉबर्ट किंग मर्टन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है क्योंकि फंक्शनलिस्ट होते हुए भी रॉबर्ट किंग मर्टन ने क्या किया, फंक्शनलिज्म में कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढ के निकाली। ठीक है, साथ ही साथ ये पार्सन्स के स्टूडेंट थे और पार्सन्स के सबसे बड़े क्रिटिक भी थे। रॉबर्ट किंग मर्टन ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं और आपको पता है कि नेट आजकल क्या करने लगा है, नेट आजकल आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चेक कर रहा है कि आपको एक्चुअली नॉलेज है भी या आप सिर्फ फैक्ट्स रट के आ गए हो। और इस वजह से आपको मर्टन के सारे कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए और उनके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ हिज कॉन्सेप्ट। इस वीडियो के लास्ट में मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चंस भी पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करे ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपने वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, सो कांग्रेचुलेशंस, यू आर गुड टू गो विद दिस टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हिज फर्स्ट थ्योरी, दैट इज मिडिल रेंज थ्योरी। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला जो थ्योरी है ये आ कहाँ से रहा है। तो मर्टन के पहले दो प्रकार के जो थ्योरीज हैं वो बनते थे। तो अब समझो वाला टाइम देखो, एक टाइप आ गया ग्रैंड थ्योरीज का। ग्रैंड थ्योरीज यानी जैसे टैलकेट पार्सन्स ने थ्योरी दी थी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जैसे एजिल मॉडल है। ठीक है, अब उन्होंने एक थ्योरीज में पूरे समाज को, चाहे वो हर जगह का हो, समेटने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी बनाने की कोशिश की जो छोटे से छोटे जगह और बड़े से बड़े जगह पूरे ग्लोब में लग जाए। ठीक है, इसे हम ग्रैंड थ्योरीज बोलते हैं। जैसे मार्क्स की थ्योरी, मार्क्स क्या कहते हैं, उन्होंने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी दिया और उन्होंने टाइप्स ऑफ सोसाइटीज दिया। तो वो क्या कहना चाह रहे थे कि पूरी हिस्ट्री में थ्रू आउट हर जगह ऐसी ऐसी ही थ्योरीज बन रही है। अब आप समझ रहे हो, ये एक इतनी बड़ी थ्योरीज बनाना चाहते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। और सेकंड टाइप की थ्योरीज थी हमारी एम्पेरिकल स्टडी, जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल थ्योरीज होती है, जैसे एथनोमेथोडोलॉजी। अब एथनोमेथोडोलॉजी क्या बोलती है कि आप लोगों का इंटरेक्शन देखो, सिंबॉलिक इंटरेक्शन इज द स्टडी ऑफ सिंबल्स। तो ये सब कैसी थ्योरीज है, छोटी थ्योरीज है। तो एक तरफ था क्या, बहुत बड़ी थ्योरीज बनाने का ट्रेडिशन और एक तरफ छोटी थ्योरीज बनाने का ट्रेडिशन। मर्टन आए एंड मर्टन ने कहा कि देखो, बहुत बड़ी थ्योरीज बनाने से क्या होगा, बहुत बड़ी थ्योरीज बनाने से आप उसको टेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो टेस्ट करना पॉसिबल हो जाएगा। और बहुत छोटी थ्योरी बनाने से क्या होगा, वो उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो आपने एक एरिया पे स्टडी करके एक छोटी थ्योरी बनाई, अब उस थ्योरी का तो एप्लीकेशन उस जगह पे बस हुआ। ठीक है, वो बाकी जगह तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। इसलिए मर्टन ने इंट्रोड्यूस किया मिडिल रेंज थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी क्या कहती है, मिडिल रेंज थ्योरी ऐसा कहती है कि आप ना ही बहुत बड़ी थ्योरी बनाओ कि पूरा ही विश्व आपको कवर करना हो, ना ही आप एक इतनी छोटी थ्योरी बनाओ कि बस आपको एक ही जगह पे उसको उसके एप्लीकेबल। आप एक ऐसी थ्योरी बनाओ जो कॉम्बिनेशन हो, यानी मेजर और माइनर के बीच का थ्योरी हो। कैसा कि वो बहुत सारी चीजें कवर कर भी ले, ठीक है, लेकिन एक सिर्फ लोकल एरिया पर ना लगी रहे। ठीक है, अब हम वो कैसे उन्होंने बनाया ये हम आगे देखेंगे इनकी खुद की थ्योरीज में ही। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आप इनको टेस्ट कर सकते हो। जितनी भी मिडिल रेंजेस थ्योरी होती हैं, आप क्या कर सकते हो, आप उनको टेस्ट कर सकते हो। आप उनका जो फंक्शन है आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से काम कर रही है। साथ ही साथ आप उस थ्योरी को ऐसे भी बनाओ कि वो किसी न किसी सोशल प्रॉब्लम को के साथ डील करने के लिए भी अच्छी हो। अब ये कैसे होगा, हम इन्हीं की थ्योरी से समझते हैं। तो ये मर्टन की ही थ्योरी है कुछ, जो हम देखते हैं कि इनकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है। तो फर्स्ट इज रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। अब ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मैं भी बता दूं। रट लो कि रेफरेंस ग्रुप थ्योरी किसने दी है, आर.के. मर्टन ने दी है, ये पूछा जाता है। डन, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी क्या बोलती है, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी बहुत सिंपल सी बात होती है। समझो, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जीआरएफ निकालना है। आपका रेफरेंस ग्रुप क्या है, आपका रेफरेंस ग्रुप है कि आपको क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है, तो अगर अभी मैं एज ए स्टूडेंट जो जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं खुद को आगे कैसे देख रही हूँ कि मैं बन जाऊंगी क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगी, और वो मेरा रेफरेंस ग्रुप है, मतलब मैं उस ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ। समझ में आ रही है बात, बहुत सीधा से। अब और जब मैं उस ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ तो मैं अपना बिहेवियर उनके साथ कंपेयर करूंगी, मैं अपना स्टेटस, अपना अचीवमेंट्स, सब कुछ जो है मैं अपना उनके जैसे करना चाहूंगी। सिंपल सी थ्योरी है रेफरेंस ग्रुप की। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी ये बोलता है कि रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप है जिसके तरह आप बनना चाहते हो,
ओके ये भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप जैसे क्रिमिनल्स का हो गया, ड्रग एडिक्ट्स का हो गया, और आप इनकी तरह नहीं बनना चाहते हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब आपने देखा इस थ्योरी की ब्यूटी, देखो कि ये थ्योरी एक छोटी सी थ्योरी है जो आप छोटी से छोटी जगह लगा दोगे, राइट? अभी हर जगह काम करने वाली चीज है। अभी ये नहीं कह रही कि मैं एक ऐसी चीज बन जाऊंगी कि मैं सबको समेट लूंगी, लेकिन ये हर जगह लग भी जाएगी। आर यू गेटिंग इट? इनकी नेक्स्ट थ्योरी भी ऐसी है जो कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी और सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी। क्या कहना चाह रहे हैं इस थ्योरी में? सीधी सिंपल सी बात उन्होंने कही कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ये होती है कि आपको किसी ने कुछ कहा, ठीक है? जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस लड़की का बिलीव क्या इनिशियल था कि मैं जो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी, ठीक है? उस टेस्ट को परफॉर्म करने से उसने क्या किया, क्योंकि उसको परफॉर्म करना था, उसने स्टडी करी, स्टडी करके उसने टेस्ट पास भी कर लिया, और जो उसने सोचा था वो हो भी गया। जैसे आपको क्या करना है, आपको जेआरएफ करना है, आपने सोच लिया, आपका बिलीव है कि मैं जेआरएफ कर लूंगा या कर लूंगी। आपने क्या किया, आपने पढ़ाई करनी चालू करी, ठीक है? आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आपने जेआरएफ पास भी कर लिया। तो क्या हुआ, आपका जो इनिशियल बिलीव था कि मैं जेआरएफ कर लूंगा, कर लूंगी, वो हो गया। तो आपकी जो प्रोफेसी थी, जो आपकी स्वसिद्ध भविष्यवाणी थी खुद के बारे में, वो फुलफिल हो गई। अगर मान लीजिए आपकी जो भविष्यवाणी थी फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, इस लड़की ने सोचा कि वो टेस्ट पास कर लेगी, लेकिन वो टेस्ट पास नहीं कर सकती पाती है, तो इसी चीज को हम बोल देंगे क्या, सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी। और दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स किसने दिए थे, आर के मर्टिन ने भी दिए थे, आर के मर्टिन ने ही दिए थे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रोल सेट थ्योरी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, अगर नहीं देखा है तो गो वॉच दैट क्लास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रोल सेट थ्योरी क्या बोलती है? रोल सेट थ्योरी बोलती है कि एक इंसान ने क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेटस होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्टेटस के बहुत सारे रोल्स होते हैं। तो हर एक स्टेटस से जुड़े हुए जितने भी रोल्स होंगे वो उस व्यक्ति के लिए रोल सेट होंगे। जैसे ये एक लड़की है, ये एक साथ क्या है, मदर है, वाइफ है, वर्कर है, सिटीजन है, बहुत सारी चीज़ें। हर स्टेटस के साथ क्या आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स है उसके, और वो पूरे रोल्स मिलकर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रोल सेट हो जाते हैं। अब ये थ्योरी की भी ब्यूटी देखो, हर जगह एप्लीकेबल हो रही है, लेकिन हर एस्पेक्ट को सोसाइटी के टच करने की कोशिश नहीं कर रही है कि मैं सब कुछ ही सॉल्व कर दूंगी, लेकिन हर जगह एप्लीकेबल भी है, ठीक है? नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं क्या है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था, किसका एग्जांपल लिया था कि आपको क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है? तो आपका रेफरेंस ग्रुप क्या हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का रेफरेंस ग्रुप हुआ। अब अगर मान लीजिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको वो सारा उनका जो बिहेवियर है, सोशलाइजेशन है, कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आप उसकी भी प्रिपरेशन करने लगे कि कल को मैं जब प्रोफेसर बनूंगा या बनूंगी तो मैं ऐसे 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 पढ़ाऊंगी, मैं ये सारी चीज़ें करूंगी। और आपने क्या करना, आपका खुद का सोशलाइजेशन, समाजीकरण आपने वैसे करना चालू कर दिया। सो ये होता है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जब आप अपने रेफरेंस ग्रुप के बिहेवियर को, या आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं उसका अभ्यास करना चालू कर दें, उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दें, तो वो हो जाता है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। जैसे मान लीजिए किसी लड़के या लड़की की शादी होने वाली होती है, तो वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पहले से सीखना चालू कर देते हैं कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभाएंगे। वो भी एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है? ये मर्टिन की बहुत सारी मिडल रेंजेस थ्योरी थी, जो एग्जाम्पल था जो हमने डिस्कस किया। अब उम्मीद है आपको क्लियर हो गया, अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं मर्टिन के आगे, दैट इज मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। अब ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है पर्सनली। क्यों इंपॉर्टेंट लगता है? फंक्शनलिज्म अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो उस पर भी हम बहुत जल्दी क्लास लाने वाले हैं पर्सपेक्टिव्स पे। अगर फंक्शनलिज्म आपने पढ़ा हो तो फंक्शनलिज्म क्या कहता है, फंक्शनलिज्म ये कहता है कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, सोसाइटी की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, यही कहता है फंक्शनलिज्म। यानी फंक्शनलिज्म के हिसाब से सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं वो कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई अच्छा काम ही कर रही हैं, तभी वो सोसाइटी में है, ठीक है? अब मर्टन ने कहा कि नहीं, मैंने आपको बताया था मर्टन ने फंक्शनलिज्म को क्रिटिसाइज भी किया था। अब मर्टन ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं है सोसाइटी में जो भी चीजें हों वो सारी अच्छी हों, सब काम ही कर रही हो, सब कार्यात्मक ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
दो प्रकार के फंक्शन होते हैं और डिसफंक्शन भी होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्या है। मर्टन ने दो प्रकार के फंक्शंस की बात करी, पहले फंक्शन समझते हैं। पहला फंक्शन होता है मैनिफेस्ट फंक्शन और दूसरा होता है लेटेंट फंक्शन। क्या मतलब है इसका, मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन का? मैनिफेस्ट फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जो काम आप कर रहे हो, जिस उद्देश्य से कर रहे हो, ठीक है, वो पूरा हुआ, लेकिन वो काम करने के साथ ही साथ आपका कोई दूसरी भी चीज पूरी हो गई जो आपने करने के लिए नहीं की थी लेकिन हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेला लगता है, ठीक है, गांव वाँव में अगर आपने देखा होगा सोसाइटी में मेला लगता है, या शहरों में बहुत सारे से ना फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे अभी नवरात्रि के टाइम पे बहुत सारे जगह जगह मेले लगे हुए हैं, राइट। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है इसका, क्या देख क्या सकते हैं हम कि मेला लगा है तो क्या हो रहा होगा, बहुत सारे लोग आएंगे, लोग, पहली बात तो एंटरटेनमेंट होगा, एंटरटेनमेंट के लिए किया है, और क्या होगा, बहुत सारे जो काम करने वाले हैं उनको रोजगार मिलेगा, उसके लिए भी किया है, बढ़िया है। क्या होगा, सेलिब्रेट करने के लिए किया है, नवरात्रि मैनिफेस्ट फंक्शन है, इसीलिए किया था, जानबूझ के किया। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जब वो फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसी के साथ ही साथ लोग मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, उनमें इंटरेक्ट करने की वजह से उनमें एकता की भावना हो रही है। क्योंकि हो सकता है कि अगर ये फंक्शन नहीं होता तो लोग आपस में नहीं मिलते और लोगों के आपस में जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूटने लगता, ठीक है। तो मैनिफेस्ट फंक्शन हमारा क्या था, एंटरटेनमेंट और जो हमारा रिलीजियस जो भी सेरेमनी उसको सेलिब्रेट करना। लेकिन उससे और क्या हुआ, उससे और ये भी हुआ कि लोगों में जो एकता, कनेक्शन, वो सब चीजें क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने बोला हर हर सामाजिक क्रिया जो होती है, हर सोशल एक्शन के दो प्रकार के परिणाम होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष, जो हम जिस वजह से करते हैं, ठीक है, इसे लिखा भी हुआ है, जो हम कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन लेटेंट में क्या होता है, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो चीज हो जा रही है, हमें पता है, और क्या हुआ, हमें पता है कि हम इसे क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इन द सेंस उसके जो रिजल्ट है हमें पता है, लेकिन लेटेंट फंक्शन में वो अननोटिस्ड रहते हैं। ऐसा आपने शायद ही कभी सोचा होगा कि मेले का ये भी तो काम हो सकता है कि वो क्या कर रहा है, वो लोगों में एकता बढ़ा रहा है, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट एंड क्लियर होता है, ये दिखाई देता है कि देखो भाई मेला लगा हुआ है, ये काम हो रहा है। लेकिन ये इम्प्लिसिट और हिडन होता है, ये ना दिखाई नहीं देता, ये अप्रत्यक्ष और छुपा हुआ रहता है। समझ में आ रही है आपको बात, ये होता है लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन। एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज होपी रेन डांस, ठीक है। अब मर्टन ने ये चीज खुद स्टडी की, तो ये पूछा जाता है कि किसने स्टडी किया, तो आंसर होगा मर्टन। होपी रेन डांस में क्या होता है, तो एक कम्युनिटी है, वो क्या करती है, वो आती है और सब लोग सामूहिक रूप से डांस करते हैं। उनका ये बिलीव होता है कि वो जो डांस कर रहे हैं ना, डांस करने से क्या होगा, डांस करने से बारिश होगी, ठीक है। तो बारिश होगी तो दे डांस फॉर दैट बारिश, वो बारिश के लिए डांस करते हैं। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या दिख रहा है उसका आपको, ठीक है, मैनिफेस्ट फंक्शन तो दिख रहा है कि हाँ ठीक है बारिश के लिए हम कर रहे हैं ऐसा वैसा। लेटेंट फंक्शन उसका पता है क्या है, अब आप सोचो, पूरी कम्युनिटी एक साथ जुड़ रही है, पूरी कम्युनिटी एक साथ जुड़ रही है साथ में, तो क्या उनमें वो एकता की भावना नहीं आएगी, क्या उनमें ये नहीं आएगा कि लोग आपस में मिले हैं एक दूसरे से, ठीक है, क्या उनके आपस के बीच के जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मान लो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी क्योंकि एक साथ आए थे तो उनको ये भी होगा कि भाई हमारे जो इंटरेस्ट है ना वो हमारे एक साथ रहने में ही होंगे, तो इतने सारे फायदे हुए। लेकिन ये इस चीज के लिए नहीं किया था, डांस तो सिर्फ रेन के लिए किया था। समझ में आ रही है आपको किस प्रकार से मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन होते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को बहुत कॉमन होती है, लोगों को ऐसा लगता है कि पॉजिटिव फंक्शन वो है जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लेटेंट फंक्शन वो है जो कुछ बुरा काम कर रहे हैं। बहुत ही गलत चीज है, दोनों ही अच्छा काम है, ठीक है। बस एक का हमें पता है कि ये मैनिफेस्ट है और एक का हमें पता है कि ये लेटेंट है, यानी एक हमें दिख रहा है होता हुआ और एक हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन दोनों ही अच्छे हैं। तो खराब क्या है, खराब है डिसफंक्शन, ओके ये आगे हो गया। खराब है डिसफंक्शन यानी विकृत कार्य। विकृत कार्य वो होते हैं जो कि मर्टन ने बोला कि देखो सोसाइटी में जितनी भी चीजें हैं वो सब अच्छे के लिए नहीं है, कोई चीज ऐसी भी है जो खराब कर रही है। जैसे आप देखो सोसाइटी में एजुकेशन का एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एजुकेशन का हमने एग्जाम्पल लिया या डाउरी सिस्टम का हमने एग्जाम्पल लिया। क्या डाउरी सिस्टम सोसाइटी में है तो अच्छा है, कुछ फंक्शन ही प्ले कर रहा है? नहीं प्ले कर रहा है, वो कोई खराब प्रैक्टिस है, वो
गलत फंक्शन प्ले कर रही है। क्यों प्ले कर रही है? क्योंकि बहुत लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं डाउरी की वजह से, ठीक है। एजुकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। एजुकेशन का अगर हम मैनिफेस्ट एग्जाम्पल लें तो क्या होगा मैनिफेस्ट एग्जाम्पल? कि एजुकेशन से क्या हो रहा है, नॉलेज सिस्टम जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, ज्ञान का क्या हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। और उसके बाद उसका लेटेंट फंक्शन क्या होगा? लेटेंट फंक्शन तो ये भी है कि समाजीकरण हो रहा है स्कूल में, ठीक है। बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे आने वाले जो नॉर्म्स हैं, नियम है, ये सारे स्कूल में सीख रहे हैं, लोगों में आपस में एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं, तो बहुत सारे लेटेंट फंक्शन है एजुकेशन के। लेकिन इसी का एक विकृत कार्य यानी डिसफंक्शन भी है एजुकेशन सिस्टम का। वो ये है कि जब एजुकेशन सिस्टम की वजह से क्या असमानता नहीं क्रिएट हो रही है, जिसको अच्छी एजुकेशन मिल जा रही है उसके लिए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं मिल पा रही है उसका क्या? तो ये एजुकेशन सिस्टम का क्या हुआ? डिसफंक्शन हुआ, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। डिसफंक्शन वो होते हैं जो विकृत कार्य होते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं, जिनका कोई फायदा नहीं हो रहा होता, सिर्फ नुकसान होता है, ठीक है। जैसे संघर्ष हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कहीं राइट हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका सिर्फ नुकसान है, ठीक है। हम मेले का एग्जाम्पल ले रहे थे, उसमें राइट हो गया तो वो भी डिसफंक्शन हो गया, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजिंग भी लगती है, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। थ्योरी क्या है? एनोमी एंड स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डेविएंस। एक और चीज यहाँ पे, एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो याद रखो, अगर पूछे स्ट्रेन थ्योरी किसने दी है? रॉबर्ट किंग-मर्टन। स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी किसने दी है? नील स्पेंसर। स्ट्रेन थ्योरी रॉबर्ट किंग-मर्टन, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी नील स्पेंसर, ठीक है। याद रखना है, ये स्टूडेंट्स इस पे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ऑप्शंस में वो दोनों देते हैं और फिर स्टूडेंट्स को लगता है स्ट्रेन थ्योरी है तो मर्टन है ना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी दिया है तो नील स्पेंसर है, इसे याद रखना है, ठीक है। हम बस समझते हैं कि एनोमी एंड स्ट्रेन थ्योरी क्या है मर्टन की। नाउ लिसन, एनोमी समझते हैं पहले कि एनोमी क्या होता है। एनोमी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सबसे पहले दिया था किसने दिया था? डर्कहाइम ने दिया था। डर्कहाइम ने एनोमी को कैसे एक्सप्लेन किया था कि एनोमी क्या है? डर्कहाइम के हिसाब से एनोमी वो सिचुएशन है जहाँ पे जो सोसाइटी में रूल्स नॉर्म्स रेगुलेशंस क्लियर नहीं होते, ठीक है। रूल्स नॉर्म्स सोसाइटी में नहीं पता है कि लोगों को कैसे करना है, क्या रूल्स है, क्या चीज़ है। जब ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि लोगों को नहीं पता होता है, ऐसी सिचुएशन में एनोमी आ जाती है, ठीक है, क्लियर है। अगर फिर लोग कुछ भी करने लग जाते हैं, एकदम नॉर्मलेसनेस हो जाता है सब कुछ, ठीक है, कुछ नहीं पता है लोगों को। उसी कॉन्सेप्ट को क्या किया मर्टन ने आगे बढ़ाया। मर्टन ने बोला कि देखो ये जो एनोमी है ना, ये जो प्रॉब्लम आती है सोसाइटी में, नॉर्मलेसनेस आती है, इसे दो चीज़ से हम रिलेट करके देख सकते हैं। पहला गोल्स, दूसरा मीन्स। क्या मतलब इसका? गोल्स, कल्चरल गोल्स मतलब सोसाइटी ने किसी भी चीज़ को करने के लिए, सोसाइटी में आप आए हो, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो सोसाइटी ने गोल्स क्या दिए हैं? वो हुए आप पे कल्चरल गोल्स। जैसे आपको पढ़ना लिखना है, एग्जाम पास करना है, या खुद का बिजनेस खोलना है, जॉब करनी है, फैमिली बनानी है, और फिर आपको अपना जो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करनी है। क्या है ये? गोल्स हैं, कल्चरल गोल्स हैं जो आपको पूरे करने हैं। ये करने के लिए सोसाइटी ने कुछ रास्ते भी बता रखे कि ये तो गोल है, अच्छी बात है, लेकिन आपको करना कैसे है ये भी उसने बता रखा है, ठीक है। तो दोनों चीज सोसाइटी ने बता रखी है। जब इन दोनों में हो जाता है क्या? मिसमैच हो जाता है, तब आती है एनोमी। इन्हें 5 प्रकार से मर्टन ने बताया है कि किस प्रकार से होगा। हम इस डायग्राम पे आएंगे, पहले हम इसे समझ लेते हैं बहुत इजी तरीके से। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये कंप्लीट स्लाइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मर्टन ने 5 प्रकार से बताया कि किस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं। पहला आता है कन्फर्मिटी यानी अनुरूपता। नाउ कोई व्यक्ति, पहले आप गोल्स और मीन समझ गए। गोल्स मतलब सोसाइटी ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और मीन्स यानी उन्हें कैसे पूरा करना है, ठीक है। अब आते हैं हम कन्फर्मिटी पे कि किस तरीके से होगा। कन्फर्मिटी वो लोग होते हैं, आप उन्हें कन्फर्मिस्ट बोलते हैं, जो दोनों ही मानते हैं। जैसे गोल क्या है? गोल है जेआरएफ पाना, ठीक है। मीन्स क्या है? पढ़ाई करो, एग्जाम पास करो, ले लो। दोनों फॉलो किया, गोल फॉलो किया जेआरएफ पाने का, और मीन्स भी बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किए। तो क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? हमने दोनों एक्सेप्ट किया, तो ये कौन से कहलाए? ये कहलाए हमारे कन्फर्मिस्ट, ठीक है। दूसरे हमारे आते हैं इनोवेटर्स। अब इनोवेटर्स क्या करते हैं? इनोवेटर्स गोल्स तो सोसाइटी के फॉलो करते हैं, लेकिन रास्ते नहीं फॉलो करते। जैसे आपको कोई एग्जाम पास करना है, सही रास्ता क्या है? पढ़ाई करो, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने चीटिंग करके एग्जाम पास कर लिया, ठीक है। इनोवेटर्स ने क्या किया? एग्जाम तो पास कर लिया,
गोल तो फुलफिल कर लिया लेकिन रास्ता क्या लिया, गलत लिया, रास्ता क्या लिया, चीटिंग का लिया। तो ये आते हैं हमारे इनोवेशन में, जो सोसाइटी के बताए गए रास्तों को, मीन्स को रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, नहीं मानते। फिर तो आते हैं हमारे रिचुअलिस्ट। ये क्या करते हैं, ये सोसाइटी के बनाए हुए गोल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे सोसाइटी के बनाए हुए गोल्स को रिजेक्ट कर देते हैं और किसको, मीन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं समझाती हूँ, ये आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा। बहुत सारे आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अपना काम करते रहते हैं। जैसे समझ लो कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे क्लर्क है, वो अपना नौकरी पूरी ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन उसको कोई उसका कोई गोल नहीं है, उसे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि प्रमोशन के लिए कर रहा है या वो कुछ कर रहा है। वो जस्ट सोसाइटी के मीन्स फॉलो कर रहा है कि ये बोला है, मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो वो किसी गोल को पाने के लिए अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें वेज बता रखे हैं कि आपको ऐसा करना है। ये होते हैं हमारे रिचुअलिस्ट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे रिट्रीटिस्ट। हमारे रिट्रीटिस्ट क्या करते हैं, हमारे रिट्रीटिस्ट दोनों को ही रिजेक्ट कर देते हैं। ना उन्हें सोसाइटी के बताए हुए गोल्स फॉलो करना है, ना उन्हें सोसाइटी के बताए हुए मीन्स फॉलो करना है। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स को देखा होगा, उन्हें नहीं फॉलो करना, ना उन्हें गोल की पड़ी है, ना उन्हें मीन्स की पड़ी है, उन्हें बस अपना ड्रग दे दो, वो साइड में बैठ के अपना अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे आते हैं रिबेलियन। अब ये भाई अपने अलग तरीके के होते हैं। एग्जाम्पल में हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, ये क्या बोलते हैं, ना हमें तुम्हारी सोसाइटी के गोल मानने हैं, ना हमें तुम्हारी सोसाइटी के क्या मीन्स मानने हैं, हम अपने गोल बनाएंगे, हम अपने मीन्स बनाएंगे। ठीक है, हम अपने गोल बनाएंगे और हम अपने ही मीन्स बनाएंगे और हम अपने ही तरीके से फॉलो करेंगे। जैसे रेवोल्यूशनरी लोग होते हैं, क्या करते हैं वो अपने मीन्स अपने गोल्स बनाते हैं। यहाँ पे एक पिक्टोरल फॉर्म में दिया हुआ है, देखो। कन्फर्मिस्ट ने क्या किया, कन्फर्मिस्ट ने सीधा सीधा रास्ता अपनाया और गोल फॉलो किया। इनोवेटर ने क्या किया, इनोवेटर्स ने क्या किया, इनोवेटर्स ने गोल तो अपनाया लेकिन क्या किया, टेढ़े रास्ते से जा रहा है वो। उसके बाद फिर आते हैं हमारे रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट क्या कर रहे हैं, मीन्स तो पूरा मान रहे हैं वो, लेकिन गोल उनके दिमाग में नहीं है। फिर आते हैं रिट्रीटिस्ट। रिट्रीटिस्ट ने बोला ना हमें तुम्हारे गोल मानने हैं, ना हमें तुम्हारा मीन्स मानना है, हम अपने हिसाब से करेंगे, जो करेंगे हमें मत बोलो कुछ। फिर आते हैं रिबेल्स। रिबेल्स बोलते हैं कि हम अपना गोल बनाएंगे और अपने मीन्स बनाएंगे, आई डोंट केयर अबाउट योर सोसाइटी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, दिस इज ऑल्सो अ वेरी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से आता है, क्या आता है, डेवियंस आता है सोसाइटी में। आई होप ये वाला चीज़ जो होगा आपका एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया होगा। आपको बस दिमाग में 5 कैटेगरी रखनी है। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे आते हैं कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट क्या करते हैं, गोल्स को मीन्स को दोनों को मानते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं इनोवेटर्स। इनोवेटर्स क्या करते हैं, इनोवेटर्स गोल तो लेते हैं लेकिन हमारे मीन्स को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आते हैं रिचुअलिस्ट, जिनको सिर्फ अपना काम करना है, उनको गोल से उतना मतलब नहीं है। फिर आते हैं रिट्रीटिस्ट, जो दोनों ही बोलते हैं हमको दोनों नहीं चाहिए। और अंत में रिबेलियन, जो कहते हैं कि सुनो, हम हमारा देख लेंगे, तुम अपना देखो, हम अपने गोल्स मीन्स खुद बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में हम एक्सट्रीमिस्ट उसको ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मर्टन की थोड़ी पढ़ते हैं, उनके फंक्शनल पोस्टुलेट पढ़ते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मर्टन एक ऐसे थिंकर हैं जो क्या करते हैं, जिन्होंने फंक्शनलिस्ट होते हुए भी फंक्शनलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। ये 3 चीज़ें उन्होंने बोली कि फंक्शनलिज्म में ना ये 3 प्रॉब्लम है और ये आपको सुधारना है। ठीक है, तो पहला तो उनका आता है पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, यानी कार्यात्मक एकता का क्या पूर्व धारणा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं, तो फंक्शनलिस्ट से क्या आर्ग्यूमेंट है पहले हम समझते हैं। फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं, फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि सोसाइटी में जो भी चीज़ हो रही है, जो भी चीज़ है, जितने भी हिस्से हैं सोसाइटी के, वो सब कुछ ना कुछ फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई पॉजिटिव फंक्शन प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तभी वो सोसाइटी में है। मर्टन ने ऐसा बोला कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो पार्ट हो वो फंक्शनल हो, कुछ पार्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो फंक्शनल नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कास्ट सिस्टम। ठीक है, अब कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो किसी के लिए तो फंक्शनल हो सकता है, लेकिन क्या वो जो लोअर कास्ट उनके लिए फंक्शनलिस्ट है, तो नहीं है, लेकिन वो सोसाइटी में है। फंक्शनलिस्ट कहते हैं क्योंकि वो सोसाइटी में है, इसलिए वो
पॉजिटिव फंक्शन ही प्ले कर रहा है, लेकिन मर्टन ने बोला नहीं। एग्जाम्पल है हमारे पास कास्ट सिस्टम सबके लिए फंक्शनल नहीं है, ठीक है। सेकेंड आते हैं हमारे क्या, पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। इसमें एक चीज कहते हैं कि जितनी भी सोसाइटी में चीजें हैं, जितनी भी अभी मैंने बताया कि सब फंक्शन प्ले करते हैं, मर्टन ने कहा कि जरूरी नहीं है, कुछ नेगेटिव फंक्शन भी होते हैं, जो कोई चीज नेगेटिव काम कर रही होती है। अभी हमने डिसफंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैंने आपको बताया कि समाज में क्या है, डॉरी सिस्टम है। डॉरी सिस्टम से क्या है, बहुत ही नेगेटिव विकृत कार्य होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सोसाइटी में अगर कोई प्रैक्टिस चली आ रही है इतने साल से तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रही है, वो गलत काम भी कर सकती है, हो सकता है सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, राइट। से क्राइम, बहुत सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, द पोस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी। फंक्शनलिज्म का एक कहना ये भी था, वो कहते हैं कि सोसाइटी में जितनी भी चीजें हैं ना, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो होनी ही चाहिए तभी सोसाइटी चलेगी। बट ने बोला देखो ऐसा है कि हर एक चीज का अल्टरनेटिव है, ठीक है, हर एक चीज का अल्टरनेटिव है। किस तरीके से अल्टरनेटिव है, जैसे अगर आपको मैरिज का ही अल्टरनेटिव ले लो, फंक्शनलिस्ट के हिसाब से तो फिर अगर मैरिज नहीं होगी तो सोसाइटी तो टूट ही जाएगी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे मैरिज का भी अल्टरनेटिव है, आप मत करो शादी, you stay in live in or something like that। और भी सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम, अभी कोविड आ गया था, हमारे जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम था स्कूल और ऑफलाइन का, रुक गया था वो। उसके टाइम पे हमने क्या किया, हम तुरंत ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट कर गए। तो इस हिसाब से तो हर चीज का अल्टरनेटिव हुआ ना। यही मर्टन कहना चाहते हैं कि देखो हर चीज का अल्टरनेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज नहीं रहेगी तो हम क्या हो जाएगा, हम काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट हम मर्टन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बहुत जल्दी से, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, टिपिकल नहीं है, जल्दी से कवर कर लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं और आपको ऐसे ही याद रखना है कि इसका क्या मतलब है। तो मर्टन ने कुडोस फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट था जो वो दिया था। क्यों दिया था मैं बताती हूँ। साइंस, उस टाइम पे वो साइंस का बहुत बोलबाला चलता था कि उन्हें साइंस है, सब्जेक्ट है, ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छी बात है, नाइस। मर्टन कहते हैं कि एक अच्छा साइंस या साइंस जो है उसको कैसा होना चाहिए। अगर किसी साइंस को फंक्शनल होना है या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना है ना साइंस को, तो उसे कुडोस फ्रेमवर्क क्या करना चाहिए, उसे कुडोस फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, कुडोस फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए। अब क्या है कुडोस फ्रेमवर्क, तो कुडोस फ्रेमवर्क का जो सी है, सी स्टैंड्स फॉर कम्युनलिज्म। कुडोस फ्रेमवर्क कहता है कि जो नॉलेज है ना, जो नॉलेज है वो सबकी शेयर्ड प्रॉपर्टी है, किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है कि ये नॉलेज है तो ये मेरे पे आया तो मेरे पे इसका अधिकार हो गया। ऐसे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा जब कोविड था और कुछ ने वैक्सीन्स बना ली थी और उन्होंने पेटेंट करवा लिया था, उस टाइम पे क्या हुआ था, बाकी सारा जो विश्व था उसको प्रॉब्लम हो रही थी। कायदे से तो अगर आपने वैक्सीन बना लिया, आपको इमीडिएटली उसका फॉर्मूला सबके साथ शेयर करके और सबकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। तो यही कहते हैं कि साइंस से किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, नॉलेज नहीं। अगर आपको लिटरली में सही अच्छा वाला चीज करना है ना, तो आपको सब नॉलेज को ओपन छोड़ना पड़ेगा, और साइंस को तो स्पेशली, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिवर्सलिज्म। ये कहते हैं कि साइंस होना चाहिए ना, साइंस मैथड से होना चाहिए। मैथड से इन द सेंस उसके लिए फिर कंट्री मायने नहीं रखना चाहिए, आप पूरी साइंटिफिक मैथड फॉलो करो, पूरा प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है। और ऑलवेज ओपन रहो किसके लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, कि कब सुधार होना चाहिए, इसमें कब क्या होना चाहिए। ये किसी की बोलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं किसी की जागीर नहीं है, ठीक है। आप साइंटिफिक एविडेंस पे देखो, अगर वो सही है तो सही है, ऐसा नहीं किसी पावरफुल कंट्री ने आके बोला कि दिस इज राइट, तो नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सलिज्म देखना है, सबके लिए हो, सबके साथ हो, ठीक है। उसके बाद डिसइंटरेस्टेडनेस, डिसइंटरेस्टेडनेस यानी निष्पक्षता। ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई भी साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट को डिसइंटरेस्टेड रहना चाहिए, किसमें, प्रॉफिट में। आप इनोवेशन, आप अपना नॉलेज का उपयोग इसलिए मत करो क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, आप इसलिए करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर करना है, ठीक है। तो ये बोला कि एक साइंटिस्ट को, साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड रहना चाहिए, नॉलेज सबके साथ शेयर करना चाहिए, और किसी की इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना देना चाहिए, और प्रॉपर मैथड फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म। ये कहना चाह रहे थे कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है ना, साइंस को हमेशा टेस्ट करते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार हो गया है बस हो गया, अब दोबारा उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं। आप हमेशा उसके लिए ना संदेह में रहो कि इसका हो गया क्या, फिर दोबारा टेस्ट करते हैं, या उसको क्रिटिसिज्म के लिए ओपन छोड़ दो कि 4 लोग आए उसको टेस्ट करें, और उसमें उसके बाद कुछ अगर गलती आती है तो उसको हमेशा अपडेट करते रहो,
ठीक है, ऑलवेज हमेशा अपडेट करते रहो, कभी भी उसको लेके श्योर मत हो जाओ कि ये मैंने कर दिया अभी फाइनल हो गया, नहीं। कोई भी थ्योरी है चाहे वो कितने भी साल की हो, उसको हमेशा खुद को रिवाइज करते रहना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। 4 फीचर थे कुडोस के। C स्टैंड्स फॉर कम्युनलिज्म, U फॉर यूनिवर्सलिज्म, उसके बाद D फॉर डिसइंटरेस्टेडनेस एंड OS फॉर ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। याद हुआ? C फॉर कम्युनलिज्म, U फॉर यूनिवर्सलिज्म, उसके बाद डिसइंटरेस्टेडनेस और ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा चुकी हूँ। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देख ही रहे हैं आप, पहला ये जो क्वेश्चन है वो कुडोस फ्रेमवर्क पे है, और इससे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिया जाता है कि क्या स्टैंड होता है, क्या चीज़ होती है। तो लेट्स जस्ट सॉल्व दीस क्वेश्चंस। ओके, फाइन। So the first question says that according to R.K. Merton, which of the following constitute the ethos of science? कुडोस को, कुडोस फ्रेमवर्क को इथोस ऑफ साइंस भी बोलते हैं। प्लीज याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ ले कि इथोस क्या है तो वो भी याद रखना है आपको। अब यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, हमें 4 सिलेक्ट करना है। तो हमने देखा ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म तो है कि हमेशा संदेह में रहना चाहिए, उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। इंटरेस्टेडनेस नहीं है, इट्स डिसइंटरेस्टेडनेस। पढ़ना है, ध्यान से देख रहे हो कितने छोटे से वर्ड से उसने घुमाया। ओके, उसके बाद यूनिवर्सलिज्म है, यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म है। ठीक है, तो क्या क्या है? ए है, सी है और डी है। ए है, सी है और डी है। ये है हमारा राइट ऑप्शन। याद रखना, ये वाली चीज से छोटे छोटे चीजों से आपको घुमा दिया जा सकता है। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी कुडोस फ्रेमवर्क में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव्स अकॉर्डिंग टू R.K. मर्टन। ठीक है, देख लो एक ही चीज को कितने नाम से बुला रहे हैं। ठीक है, तो उसमें तो आंसर ही दिया हुआ है तो देख लेते हैं। अच्छा, यूनिवर्सलिज्म है, पर्टिकुलरिज्म नहीं है। यूनिवर्सलिज्म है, पर्टिकुलरिज्म जस्ट यूनिवर्सलिज्म का अपोजिट होता है। ओके, तो यानी जो आप जो नॉलेज बनाओ वो आप क्या करो, बिल्कुल डिब्बे में पैक करके रख लो और किसी के साथ बांटो नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा डिसइंटरेस्टेडनेस है, ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म है और यहाँ पे हमारा कम्युनिज्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आंसर तो उसका दिख ही गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मर्टन आर द कैपेबल of theoretically dealing with change। ठीक है, एंड फंक्शन मर्टन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नॉन फंक्शन इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्सेप्ट। क्वासी फंक्शन इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय मर्टन, इट्स ओनली डिसफंक्शन। अगर आपने इसको ऊपर ऊपर से भी देख लिया होता कि डिसफंक्शन ने मर्टन ने दिया है, तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो गया होता। समटाइम्स ना इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू एवरीथिंग। ठीक है, और ये आपको, अगर आप पिछला वाला क्वेश्चन देखें, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। फॉर दिस यू विल हैव टू सॉल्व PYQs, जो कि हम कर रहे हैं और उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में भी इसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हु हैज मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन? तो हमें पता है इट्स नन अदर देन R.K. मर्टन। ओके, ही वाज द वन हु मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन दैट। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज द बुक सोशल थ्योरी एंड द सोशल स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू इट्स R.K. मर्टन। सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर में R.K. मर्टन ने हमारा, पता है कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? रोल सेटर कॉन्सेप्ट दिया था। किसने? R.K. मर्टन ने। ठीक है, इतना ही नहीं, R.K. मर्टन ने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे स्टेटस सेटर कॉन्सेप्ट भी R.K. मर्टन का ही है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मल्टीपल रोल का कॉन्सेप्ट किसमें है। ये मैं अपनी लास्ट में कवर करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछने की पूरी अधिकारी हूँ। मल्टीपल रोल का कॉन्सेप्ट किसने दिया है और किस बुक में दिया है, ये जाओ देखो और मुझे बताओ। साथ ही साथ R.K. मर्टन के और कौन से कॉन्सेप्ट है, जैसे मुझे और साथ ही साथ, चलो इतना बता रहे हो तो फिर ये भी बताओ कि रोल कॉन्फ्लिक्ट किसने दिया है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल स्ट्रेन, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे के आओ, मैं भी तो देखूं कैसी चल रही है तैयारी। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगेन हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि हम अभी सारे ऐसे ही टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसमें आपको एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, सो जस्ट स्टे ट्यून, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी हार्ड एंड सेहत वेद का भी ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।